अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 में जो दी गई एक्सरसाइजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पिछला वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जिसमें यूनिट 2 में जो दिया गया टेक्स्ट है वंस मोर टू द लैक, उसकी मैंने रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन की थी और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आइए इसकी एक्सरसाइजेज के ऊपर। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है ये बेसिकली वर्ड्स मीनिंग है। जो टेक्स्ट में गिवन टेक्स्ट में जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट थे उसकी इन्होंने यहाँ हमसे मीनिंग लिखने का कहा है और कहा है कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हम इसको लिखें। यहाँ कॉन्टेक्चुअल का मतलब ये होता है कि किसी वर्ड की 2 से 3 मीनिंग अगर हों तो हमने ये देखना होगा कि राइटर ने उस टेक्स्ट के अंदर वहाँ कौन सी मीनिंग इस्तेमाल की है या वहाँ राइटर जो है वो किस मीनिंग को कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो मीनिंग हमने यहाँ लिखनी है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पहले ख़ुद से रीड करके इनकी मीनिंग लिखें यहाँ पर और फिर जाकर आप नोट्स को देखें। वैसे तो आपको नोट्स में तमाम वर्ड्स मैंने दे दिए हैं, इन 10 के अलावा भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे लगा कि स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकते हैं, मैंने वहाँ इंग्लिश और उर्दू मीनिंग दोनों में दे दिए हैं। तो ये मीनिंग आपने ख़ुद ने लिखनी है, पहले ख़ुद से ट्राई करना है और अगर जो चीज़ समझ ना आए वहाँ से फिर आप इसको नोट्स से देख लीजिएगा। अब आ जाएँ इसकी एक्सरसाइज 2 जो कि एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ के बहुत से ऑप्शंस तो क्लियर कट आपको इस टेक्स्ट में से मिल जाएंगे, लेकिन एक दो ऑप्शन में एक इस तरह का है कि जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वजह उसकी ये है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ओरिजिनल एस्से के मुताबिक हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है एस्से उसमें से बहुत सी डिटेल्स जो है वो मिसिंग हैं। यानी हमारी बुक में जो दिया गया है वो ओरिजिनल एस्से से उसको शॉर्ट करके दिया है। तो उसमें कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। इसको शुरू करते हैं। पहला इसका एमसीक्यूज़ है, द राइटर इन द एसे वंस मोर टू द लैक इज़ अकम्पनीड बाय हिज। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्लियर कट है सन। अकम्पनीड का मतलब होता है साथ होना, तो वो किसके साथ था? वो अपने बेटे के साथ था। सेकंड इसका जो ऑप्शन है वो है, इन द बिगिनिंग ऑफ वंस मोर टू द लैक द राइटर कैरेक्टराइजेज हिमसेल्फ एज। कैरेक्टराइजेज का मतलब वो अपने आप को किस चीज़ से तशबीह देता है या क्या बताता है। तो अगर हम ऐसे पढ़ें जो हमें दिया है, उसको पढ़ने के बाद जो फर्स्ट हमारे जहन में आता है वो है ऑप्शन ए, यानी लैक वाटरमैन, क्योंकि उसने ख़ुद को लैक के हवाले से सारी बात ही उसने लैक से रिलेटेड की है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि जो ओरिजिनल ऐसे है उसमें उसने ख़ुद को क्लियर कट यानी वाज़ेह तौर पर सॉल्ट वाटरमैन कहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे एसे में तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं है सॉल्ट वाटरमैन का, तो हम कैसे फिर इस ऑप्शन को लें? तो जो बुक बनाने वाली टीम है उनके मुताबिक उनकी नज़र में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग एडिशन है और इस पर फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट करनी है। तो उनका कहना यह है कि वो एमसीक्यूज़ या वो पॉइंट्स जो आपके टेक्स्ट में नहीं है लेकिन एक्सरसाइजेज में हैं तो वो पेपर में नहीं आएंगे। यानी जिन एमसीक्यूज़ या एक्सरसाइजेज के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप उसको ओरिजिनल के मुताबिक ही सॉल्व करें। यानी टीचर्स के लिए उनकी ये बात है। तो लिहाजा एज ए टीचर मैं आपको गाइड जो है इसी हवाले से कर रहा हूँ कि ओरिजिनल एस्से के मुताबिक हमने इसका ऑप्शन लिया है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं कि पेपर में किस तरह से आएगा, तो ऐसी चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं वो पेपर में नहीं आएंगी। अब आइए जल्दी से इसके थर्ड ऑप्शन के ऊपर। द राइटर हैज़ रिफर्ड द वर्ड प्लेसिडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। प्लेसिड का मतलब पुरसकून के सेंस में होता है, खामोशी और सुकून और इस तरह की फीलिंग को जो है ये वर्ड एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ जो राइटर ने इसको लैक के हवाले से बात की है और वहाँ के एनवायरनमेंट के हवाले से बात की है, तो वो है ऑप्शन इसका कामनेस। पुरसकून, कामनेस, यानी जहन पर जो एक असर डालता है वहाँ का माहौल, वो कामनेस का है। फोर्थ इज़ द डिश वर या वॉज टैपिंग ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ऑफ राइटर। ये ऑब्वियस सा है, एंड में उसने स्क्वायरल का जिक्र किया है, तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायरल इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नंबर 5 है, द राइटर फेल्ट इन द एंड ऑफ द एसे। अब यहाँ इसमें अगेन ये कन्फ्यूजन है। यहाँ मैंने भी एक ऑप्शन जो है यहाँ एक तरह से गलत चूज़ कर लिया, चूँकि ओरिजिनल एसे में उसने लाइफ के एंड के हवाले से ज़िक्र किया है। वो क्या है कि जब वो तमाम चीज़ें उसको सिमिलर नज़र आ रही हैं तो उसने उसके जहन में क्या है कि वो अपने फ़ादर के साथ आया था। अब वक्त चूँकि बदल चुका है तो उसके फ़ादर भी दुनिया में नहीं रहे, तो लिहाजा अब चूँकि उसका रोल एक फ़ादर का भी है, तो इसका मतलब ये है कि उसका वक्त भी जल्द ख़त्म होने वाला है, यानी वो भी मौत का सामना करने वाला है। तो ये ओरिजिनल हिस्से के मुताबिक मैंने लगाया था, लेकिन यहाँ हमने ऑप्शन लेना है सी, हैप्पी, क्योंकि हमें जो गिवन टेक्स्ट है उसका जो एंड हुआ है, उसका एंड जो है वो सिर्फ वहाँ तक है जहाँ पर वो बैठा हुआ चीज़ों को याद कर रहा होता है। ठीक है,
तो ये अगेन ऑथेंटिक इस सेंस में है क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है जो इस बुक के टीम मेंबर्स हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि इसको हम हैप्पी करेक्ट ऑप्शन है, तो लिहाजा बी नहीं होगा, इसका सी होगा। पॉइंट नंबर 6 है देश कॉट 2 फिश बिफोर लंच। तो जाहिर है उसने वहाँ टेक्स्ट में लिखा है कि वी कॉट, तो वी का मतलब दोनों की बात हो गई, तो बोथ सन एंड फादर। नंबर 7 है द राइटर रीविजिटेड द लेक विद हिज सन इन समर। क्लियरली शुरू में हम उसको पढ़ सकते हैं कि समर, आफ्टर समर, और फिर अगस्त को उसने जिक्र किया। नेक्स्ट पॉइंट इज द राइटर्स सन हैज सीन डेश वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो यहाँ उसने लिली पैड्स का जिक्र किया है। नेक्स्ट इसका है द राइटर यूज टू विजिट लैक, प्लेस का नाम है तो इन मैन, ये अमेरिका की रियासत है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वहाँ एक्सप्लेन किया है। और लास्ट इसका ऑप्शन है फॉर डेश द राइटर यूज टू गो टू द लैक, तो वहाँ वो क्यों जाता था, फिशिंग के लिए जाता था। ठीक है, उसने अपने जो ऐसे के अंदर जिक्र किया है अपने बचपन का भी, तो वहाँ पर भी वो फ़िशिंग को बेसिकली पर्पस, फिश वहाँ वक्त गुजारने और फिशिंग करने के लिए जाते थे। तो ये था इसका एक्सरसाइज 2। अब आ जाएं एक्सरसाइज 3 पर। इसमें हमें, ये मैंने सॉल्व कर दी है, ये मुझे पूरी करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चलें इसको आप ख़ुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो पिछले बचपन के जो उसने जिक्र किया है यादों का, उसमें क्या चीज़ें थी, सीन कैसा था, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, और जो अब प्रेजेंटली वो गया था अपने बेटे के साथ तो क्या तब्दीलियाँ उसमें थी। तो हमने पास्ट जो है प्रेजेंट के डिफरेंसेस को यहाँ बताना है। द राइटर हैज़ डिस्क्राइब द थिंग्स ऑफ द पास्ट विच ही सॉ ऑन द लैक, ही हैज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड द सिनेरियो ऑफ द लैक आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो वही चीज़ें, अब अगर इसके हम पॉइंट्स को देख लें, तो पहला है जो पास्ट सीन ऑफ द लैक, यानी उसके बचपन में किस तरह की चीज़ें थी, तो वहाँ क्लियर पीसफुल मॉर्निंग्स का उसने जिक्र किया था। सेकेंडली कूल एंड मोशन लैक का उसने जिक्र किया था, यानी पुरसुकून होती थी लैक। और इनबोर्ड मोटर्स का उसने जिक्र किया था कि उसके बचपन में जो वहाँ बोट्स होती थी उसमें इनबोर्ड मोटर्स हुआ करती थी। फोर्थ इसने कहा था सेडेटिव साउंड ऑफ मोटर्स का जो साउंड होता था वो काफ़ी पुरसुकून सा, या यूँ कह लें कि कानों को भला लगने वाला होता था, जिससे सुनकर नींद सी आती थी। सेडेटिव का मतलब है ख्वाब आवर या नींद दिलाने वाली कोई चीज़। और थर्ड इसने कहा कि पहले 3 रोड्स हुआ करते थे और अब जो है वो 3 रोड्स नहीं है, बल्कि एक रोड वहाँ से मिट चुका है या ख़त्म हो चुका है। अब लेटर सीन जो ये बाद में अपने बेटे के साथ गया, तो इन्वायरमेंट अब वहाँ का वैसा पीसफुल नहीं रहा, नॉइजी हो गया था बिकॉज ऑफ आउटबोर्ड मोटर्स। दूसरा जो डिफरेंस था, इनबोर्ड पहले हुआ करती थी, अब आउटबोर्ड मोटर्स हैं। थर्ड है पहले सेडेटिव साउंड या पुरसुकून साउंड हुआ करता था, अब यहाँ इरिटेटिंग साउंड ऑफ मोटर्स था। फोर्थ है कि पहले 3 रोड्स या 3 रास्ते वहाँ जाते थे लैक को, अब वहाँ से एक रास्ता ख़त्म हो चुका था, सिर्फ 2 रास्ते इनको मिले थे। और फिफ्थ है इसका कि डिफरेंट कंपेनियन, पहले जो इसके साथ थे वो कौन थे, इसके फादर, और अब इसके साथ जो है इनके जो कंपेनियन वो है इसका बेटा यानी कि सन। तो ये हैं इसके कुछ पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स। एक्सरसाइज 4 को अगर हम देखें तो यहाँ अगेन इस एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम है कि जो गिवन टेक्स्ट हमारा है उसमें सिर्फ एक सिमिली मौजूद है जो मैंने यहाँ लिख दी है, जिसको इसने वाइंड अबाउट वंस ईयर लाइक मॉस्किटोज़। अच्छा, सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। सिमिली भी तशबीह होती है, मेटाफर भी तशबीह होता है, किसी चीज़ को किसी जैसा बताना, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि सिमिली में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक या एज़, ठीक है, उस जैसा। और मेटाफर में हम एज़ या लाइक वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट हम उस चीज़ को वही नाम दे देते हैं जो हम उसको तशबीह जिससे दे रहे हैं। जैसे छोटी सी मिसाल है कि ही इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन। अब ही इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन, अब यहाँ लाइक अ लॉयन का मतलब ये सिमिली है। और अगर कहा जाए कि ही इज़ अ लॉयन, तो डायरेक्ट उसको लॉयन कह दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेटाफर। तो इस टेक्स्ट में इस एक्सरसाइज को हम मुकम्मल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज जो है इसको रिवाइज़ किए जाने की ज़रूरत है, इस पर फर्दर काम होगा नेक्स्ट एडिशन में। अब हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। और जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है इसी यूनिट का जिसमें टेक्स्ट रीडिंग की है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोट्स का लिंक दिया है डाउनलोड करने के लिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हम क्वेश्चन आंसर्स उन नोट्स में से ही पढ़ते हैं जो मैंने वहाँ अपलोड किए हैं। ये नोट्स मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये वर्ड्स मीनिंग है मुकम्मल, जो इसमें मुश्किल मुझे वर्ड्स लगे कि स्टूडेंट्स को मुश्किल हो सकते हैं, वो मैंने तमाम वर्ड्स इसमें दे दिए हैं विद इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग। अगला इसका जो पार्ट है वो समरी है इस टेक्स्ट की,
कि मुकम्मल टेक्स्ट आपको पूरी तरह अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप उसकी समरी यहाँ पढ़ के इसको समझ सकते हैं। ये समरी भी है और एक तरह का एनालिसिस भी है। समरी का मतलब कि जो सारी बातें उसमें मौजूद हैं उनको ब्रीफ करके लिखा गया है। एनालिसिस का मतलब है जो इस टेक्स्ट से मुझे समझ आया है, इसकी जो मीनिंग मुझे लगी है वो मैंने यहाँ इसको लिखा है। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है इसका कि व्हाई डज राइटर टेक अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक, यानी वो इस लेक पर ही क्यों आया अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए, या इस लेक को ही उसने जो है वो क्यों चुना। तो इसका आंसर है दिस लेक इज़ हिज फेवरेट वेकेशन स्पॉट विद हिज ब्यूटीफुल चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच्ड टू इट। क्योंकि इस लेक से उसकी बचपन की यादें वाबस्ता हैं, जुड़ी हुई हैं, तो लिहाजा उसकी नज़र में ये सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत वेकेशन स्पॉट है, उसका पसंदीदा वेकेशन स्पॉट है। आगे है इसमें कि दीज मेमोरीज मेक दिस लेक स्पेशल फॉर हिम विच ही विजिट्स वंस अगेन एज एन अडल्ट विद हिज सन। चूँकि बचपन की यादें वाबस्ता हैं तो लिहाजा ये लेक एक आम लेक उसके लिए नहीं है बल्कि एक स्पेशल लेक है, और ये इस लेक को फिर से विज़िट करता है, और इस बार पहले उसके फादर इसके साथ थे, अब इसका बेटा इसके साथ है। सेकंड इसका क्वेश्चन है विच की कंसर्न्स द राइटर हैज़ एक्सप्रेस्ड इन दिस टेक्स्ट, इन द टेक्स्ट। कंसर्न का मतलब होता है समथिंग विच वरीज, यानी परेशान कन, क्या बात थी, उसने किस चीज़ का जिक्र किया है। तो आंसर है इसका द राइटर एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न अबाउट हाउ द लेक हैज़ चेंज्ड, कि मतलब किस तरह लेक जो है पहले जैसी नहीं रही, ये इसको जो है उसने कंसर्न को शो किया है। आगे कहता है कि ही लेमेंट्स that the technology has badly affected the serenity of the atmosphere near the lake. Laments का मतलब है अफसोस करना, और affected, badly affected का मतलब मुतासिर करना, serenity का कहते हैं सुकून को, calmness को, ठीक है। तो वो इस चीज़ पर अफसोस करता है कि किस तरह टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी ने ज़ाहिर है वहाँ जो मोटर्स पहले हुआ करती थी अब जदीद मोटर्स हैं, ज़्यादा पावरफुल होंगी, ज़्यादा उसमें फ़ीचर्स होंगे, लेकिन वो इस चीज़ पर अफसोस करता है कि टेक्नोलॉजी ने वहाँ जिद्दत तो वो ले आई, लेकिन वहाँ का जो सुकून वाला, सेरेनिटी वाला एनवायरनमेंट था वो उसने बड़ा ख़राब कर दिया। तो ये उसका की कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि हाउ हैज़ द लैक चेंज्ड सिंस ही वॉज अ बॉय। अब ये सवाल जो है उससे रिलेटेड है जो एक्सरसाइज अभी हमने देखी, पास्ट सीन और प्रेजेंट सीन का, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। The writer notices that in his childhood there used to be 3 roads leading to the lake. तो पहला डिफरेंस उसको लगा कि पहले 3 रोड्स वहाँ तक जाते थे, अब नहीं है, but now there are only 2. आगे है he also finds that there is a new type of motors attached to the boats that disrupt the calmness. और दूसरा जो उसको डिफरेंस नज़र आया वो था कि एक डिफरेंट किस्म की मोटर्स जो है अब वहाँ बोट्स में लगी होती थी, जिसकी वजह से वहाँ का पुरसुकून माहौल अब पुरसुकून नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट कंट्रास्ट डज द राइटर मेक बिटवीन द सी एंड द लेक। अच्छा, ओरिजिनल जो ऐसे है मैं बताता चलूँ कि उसमें राइटर ने इस लेक को कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है समंदर के साथ, और वहाँ उसने समंदर के लिए वाइल्ड, रेस्टलेस और फुल ऑफ मोशन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जबकि उसके अगेंस्ट इस लेक को उसने पुरसुकून कहा है, मोशनलेस कहा है और सारा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द राइटर टॉक्स अबाउट सी एज अ वाइल्ड एंड रेस्टलेस बॉडी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू द पीसफुल लेक। तो अगेन इसने समंदर को वाइल्ड कहा है, रेस्टलेस कहा है, जबकि उसके मुकाबले में इस लेक को पीसफुल कहा है। और आगे ये एक थोड़ा सा आप इसको एनालिसिस समझ लें कि मुझे लगा कि राइटर यहाँ ये भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो मैंने इसको लिखा है कि दिस कंट्रास्ट, कि ये जो फ़र्क उसने बताया है लेक और सी का, वो हमें ये भी बताता है ऑल्सो सजेस्ट दैट हिज चाइल्डहुड वॉज एज पीसफुल एज द लेक, कि जिस तरह इसके बचपन में लेक इस पीसफुल हुआ करती थी, तो इसका बचपन भी एक तरह से पीसफुल हुआ करता था इस लेक की मानंद, यानी लेक और चाइल्डहुड को इसने एक अंदाज से बताने की कोशिश की है। और अगला हिस्सा है कि एंड हिज प्रेजेंट लाइफ एज एन अडल्ट इज़ एज रेस्टलेस एज अ सी। क्योंकि बचपन का एक जो ज़माना होता है वो फ़िक्र से और हर तरह की परेशानी और जहनी उलझनों से आज़ाद एक होता है, पाक होता है, तो लिहाजा बिल्कुल एक सुकून का सा और इन्जॉयमेंट और ये सारा एक माहौल होता है। जबकि अब इंसान जब बड़ा हो जाता है तो बहुत से मसाइल, बहुत से उसको फ़िक्रियात और बहुत से अंदेशे उसको लाहक होते हैं। तो इस सेंस में उसने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है कि बचपन उसका इस झील की तरह से पुरसुकून था, जबकि उसकी जो अडल्टहुड लाइफ है वो उतनी उस तरह से पीसफुल नहीं है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, इससे आप डिफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज द राइटर रिपीटेडली कॉल द लैक एज एनीथिंग बट वाइल्ड। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमारी बुक में गिवन वर्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। मैं बुक से जो क्वेश्चन है वो पढ़ देता हूँ कि व्हाई डज राइटर रिपीटेडली कॉल द लैक एज वाइल्ड लैक।
जबकि सवाल ये नहीं है, उसने इसको वाइल्ड लेक नहीं कहा, क्योंकि हम जब टेक्स्ट पर जाएंगे और टेक्स्ट पर मैं भी आपको रेफरेंस दे दूँ, इसके टेक्स्ट के पेज नंबर 19 पर सेकंड जो पैराग्राफ है वो शुरू होता है, द लेक हैड नेवर बीन व्हाट यू वुड कॉल अ वाइल्ड लेक, हैड नेवर बीन, कि कभी भी ये लेक वाइल्ड लेक नहीं रही है। तो लिहाजा ये सवाल में जो वर्डिंग है ये ठीक नहीं है, सही जो वर्डिंग होगी वो मैंने यहाँ लिखी है, तो इसको आप अपनी बुक्स में करेक्शन कर लीजिएगा। मैं रिपीट करता हूँ, वाई डज द राइटर रिपीटेडली कॉल द लेक एज एनीथिंग बट वाइल्ड। रिपीटेडली यहाँ एक्चुअली ओरिजिनल एसे के अंदर इसने इसको बार बार ये कहा है कि ये वाइल्ड लेक नहीं थी, पुरसुकून थी। अब इसका जवाब हो जाएगा, इन ऑर्डर टू डिपेक्ट, डिपेक्ट का मतलब होता है शो करना, इन ऑर्डर टू डिपेक्ट द ट्रू इमेज ऑफ द लेक द राइटर कंपेयर्स इट विद अ सी। यानी रीडर को, जो पढ़ने वाला है, उसको पूरी तरह से वो नक्शा उसके जहन में आ जाए, उस लेक के बारे में पूरी तरह से एक इमेज उसके जहन में बन जाए, तो इसलिए उसने उसको कंट्रास्ट करके बताया है सी से। ही रिपीटेडली डिस्क्राइब्स द लेक एज काम एंड पीसफुल विच कंट्रास्ट शार्पली विद द वाइल्ड एंड रेस्टलेस नेचर ऑफ अ सी। यानी हम बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं बहुत सी चीज़ों को जब हम उसको कंपेयर करके किसी चीज़ से बताते हैं। तो यहाँ राइटर ने समंदर के साथ कंपेयर करके इस लेक को ये बताया है कि ये समंदर वाइल्ड होता है, रेस्टलेस होता है, फुल ऑफ मोशन होता है, जबकि उसके अगेंस्ट ये पुरसुकून लेक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज़ द अराइविंग एट द लेक लेस एक्साइटिंग नाउ दैन इन द पास्ट। कि माजी में जब वो आया था तो यहाँ की एक्साइटमेंट बहुत उसको महसूस हुई थी, जबकि इस बार उसको वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुई। तो अब उसके कई वजूहत हो सकती हैं, यहाँ मैंने इसको कुछ लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसका आंसर है कि इट वॉज लेस एक्साइटिंग बिकॉज द राइटर हैज़ बिकम एन अडल्ट लैकिंग क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट टिपिकल ऑफ अ चाइल्ड। इंसान जब बड़ा हो जाता है तो ज़ाहिर है बचपन की जो एक क्यूरियोसिटी या तजस्सुस होता है वो उस तरह का नहीं रहता, चीज़ों को देखकर एक्साइटमेंट उस अंदाज की नहीं होती। तो एक तो ये वजह थी कि वो अब बच्चा नहीं था। दूसरा इसका रीज़न है कि अनदर रीज़न इज़ दैट एटमॉस्फेयर अराउंड द लेक वाज नॉट एज पीसफुल एज इट यूज्ड टू बी। तो दूसरा रीज़न वही है जो ओवरऑल हम पढ़ते आ रहे हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट अब वैसा पीसफुल नहीं था जैसा इसके बचपन में हुआ करता था। तो लिहाजा इस बार जब ये यहाँ आया है तो इसको वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर द बॉट मोटर्स डिफरेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। ये सवाल ऑब्वियस सा है कि इसमें आंसर मैंने लिखा है कि द राइटर नोटिसेस दैट द मॉडर्न बॉट्स हैव आउटबोर्ड मोटर्स विच प्रोड्यूस एन इरिटेबल एंड वाइनिंग साउंड। इरिटेबल और वाइनिंग का मतलब नाखुशगवार के सेंस में हम इसको लेंगे, यानी कानों को जो भला ना लगे, जो बुरा लगे। तो उसने कहा कि उसने वहाँ नई किस्म की जदीद मोटरें देखी, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी या वो जो प्रोड्यूस कर रही थी साउंड, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल था और वाइनिंग था। वाइनिंग का मतलब वैसे इसकी मीनिंग बनती है कंप्लेनिंग, लेकिन यहाँ पर जो है इरिटेटिंग के ही सेंस में इसको हम लेंगे। और आगे है कि वेयर एज द बॉट्स इन हिज चाइल्डहुड टाइम हैड इनबोर्ड मोटर्स हुज साउंड वाज क्वाइट एंड सेडेटिव। तो इसने आउटबोर्ड और इनबोर्ड का एक तो डिफरेंस देखा, और दूसरा ये कि जो पहले मोटर हुआ करती थी यहाँ उसका साउंड क्वाइट और सेडेटिव होता था, लेकिन अब जो यहाँ मोटरें हैं या इंजन्स हैं वो इरिटेबल और वाइनिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द राइटर कॉल्स द लेक एज हॉली स्पॉट, हाउ डज ही फर्दर डेवलप दिस आइडिया। अब ये वो सवाल है जो मैंने पिछले वीडियो में रीडिंग करते हुए इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, कि ये ओरिजिनल एसे में राइटर ने हॉली स्पॉट का वर्ड यूज़ किया है, जबकि यहाँ इस बुक में हमें हॉली की जगह ब्यूटीफुल स्पॉट का वर्ड दिया है। और आगे जो इसने सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हाउ डज़ ही फर्दर डेवलप दिस आइडिया, कि इसी हॉली स्पॉट के आइडिया को वो आगे कैसे डेवलप करता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इसको आंसर को पढ़ लेते हैं। The writer calls the lake as holy spot for him because he, with his family, visited the lake every summer. अच्छा, हॉली स्पॉट का इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है या इसने जो वर्ड यूज़ किया है वो इसलिए कि वो हर गर्मियों की छुट्टियों में इस जगह जो है वो आया करता था। तो आगे है कि दिस रेगुलरिटी ऑफ विजिट्स टू दिस लेक इवोक्स अ फीलिंग ऑफ पिलग्रिमेज। इवोक्स का मतलब होता है जगाना या उभारना, या यूँ कह लें कि शो करना, इस सेंस में हम जब यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जिस पाबंदी के साथ वो हर साल इस लेक पर आया करते थे, तो उससे यूँ लगता है, एक इस तरह की फ़ीलिंग हमें लगती है कि जैसे कोई हज पर जाना या किसी मुक़द्दस मकामात की जो है ज़ियारत को जाना। तो वो इस अंदाज से इस जगह हर साल आया करते थे जैसे ये कोई मुक़द्दस मकाम हो और यहाँ उसकी ज़ियारत करने के लिए ये लोग आया करते थे, टू अ होली प्लेस, जैसे कोई मुक़द्दस मकाम हो। मोर ओवर, he considers the lake as a place with sanctity
एन एटर्निटी लाइक दैट ऑफ अ कैथीड्रल। अब ये कैथीड्रल का वर्ड अगेन आपके इस टेक्स्ट में नहीं है जो बुक में दिया है, जबकि जो ओरिजिनल ऐसे है उसमें आगे चलकर इसने इस लेक को कैथीड्रल या यूँ कह लें चर्च या इबादत गाह से तशबीह दी है। तो इस सवाल का ये जवाब पूरी तरह से बन गया है। हॉली स्पॉट का तज़किरा इसमें आ गया जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन सवाल में है, और डेवलप इसको फर्दर कैसे करता है आइडिया को, तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट के मुताबिक कैथीड्रल कहकर इसको वो डेवलप करता है या इसी आइडिया को आगे चलकर बयान करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं रिपीट कर दूँ कि रेगुलरिटी ऑफ विजिट्स से ये ज़ाहिर होता है कि जैसे वो किसी मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत को आया करते थे हर साल कोई रिलीजियस जो है एक्टिविटी के तौर पर, और सेकंड इसका हिस्सा है कि वो इस प्लेस को सैंक्टिटी यानी एक तक़द्दुस वाली जगह और एटर्निटी यानी एक लाफानी हमेशा रहने वाली जगह के तौर पर इसको समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन परसिस्टेड एंड ग्रू इन द माइंड ऑफ द राइटर। सेंसेशन फीलिंग, परसिस्टेड का मतलब कायम रही या मौजूद रही। इसका आंसर है द राइटर वॉज इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज हिज फादर एंड हिज सन एज हिमसेल्फ। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग जो है वो बात है, लेकिन इसको यूँ समझ लें कि वो इस बार जब विज़िट कर रहा था तो वो अपने आप को, अपने बच्चे को देखते हुए अपने आप को एक छोटा लड़का भी इमेजिन कर रहा था, और ख़ुद बतौर फादर अपने बेटे को जब देख रहा था तो वो अपने आप को अपने फादर के तौर पर भी इमेजिन कर रहा था। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर से। द राइटर वॉज इमेजिनिंग हिमसेल्फ एज हिज फादर एंड हिज सन एज हिमसेल्फ। दिस इल्यूजन मेड हिम लिव अ डुअल एग्जिस्टेंस। इल्यूजन का मतलब तसव्वुर, ख़याल या धोखा। तो उसको जो ये जहन में ये ख्याल आ रहा था कि वो एक ही वक्त में जो है वो छोटा बच्चा भी है जो यहाँ विज़िट कर रहा है और एक ही वक्त में वो बाप भी है जो उस बेटे को देख रहा है। और डुअल एग्जिस्टेंस का मतलब दो ज़िंदगियाँ, तो एक ही लम्हे में वो दो ज़िंदगियाँ जी रहा था। वाइल ही वॉज देयर दिस फीलिंग ग्रू स्ट्रॉन्गर, और फिर हर लम्हे उसको ये फीलिंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी या वो जो है पुख्तातर होती जा रही थी। इट ऑल्सो मेड हिम रिफ्लेक्ट हाउ रोल्स रिमेन द सेम एंड कैरेक्टर्स आर चेंज्ड ओवर टाइम। रिफ्लेक्ट का मतलब है यहाँ गौर करना, फ़िक्र करना। तो इस पहलू पर भी उसने गौर किया कि किस तरह इंसान का जो रोल है वो वही रहता है। अब रोल का मतलब कि फादर और सन ये दो जो है रोल थे, लेकिन पहले ये ख़ुद सन हुआ करता था लेकिन अब ये फादर है। तो यहाँ जो है उसका जो बताने का मतलब है वो यही है कि उसने ये देखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ किस तरह से कैरेक्टर तब्दील हो गए, कि अब वो जो एज ए सन आता था वो यहाँ एज ए फादर आया है और ख़ुद उसका बेटा उसके साथ है। नेक्स्ट और लास्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट वंस मोर टू द लेक। अब सेंट्रल आइडिया हम यूँ समझ लें जिस तरह हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं उसमें से भी हम एक तो उसकी समरी होती है कि वहाँ क्या कहा गया है, और वहाँ जब सेंट्रल आइडिया होता है तो उसका मतलब है कि राइटर यहाँ कहना क्या चाह रहा है, मीनिंग क्या वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है असल में। तो अब हम इसको आंसर को पढ़ते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाइट्स, ये जो E.B. वाइट है उनका नाम है राइटर जो है इसके। The central idea of White's once more to the lake is to find permanence in ever-changing world। कि वो परमानेंस और इम्परमानेंस के आइडिया को डिस्कस करता है कि किस तरह इंसान जो है वो एक इम्परमानेंट होता है, वो बदल जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो गुजर जाता है, लेकिन कुदरत की, नेचर की जो बहुत सी चीज़ें हैं वो अपनी जगह वैसे ही कायम रहती हैं। जैसा कि लेक वहीं कायम थी अपनी जगह, लेकिन रोल बदल चुका था, या यूँ कह लें कि इसके जो फादर थे वो दुनिया से जा चुके थे और अब ये बड़ा हो चुका था। दूसरा है द lake symbolizes something permanent around which everything has changed। ये वही पॉइंट जो भी मैंने डिस्कस किया। सिम्बलाइज का मतलब अलामत होना। इस जो लेक है वो अलामत थी किस चीज़ की, परमानेंस की, कि जो चीज़ कायम रहती है और उस परमानेंस के अराउंड जो बाकी चीज़ें हैं वो चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, और आगे है कि इट ऑल्सो प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन मोर्टैलिटी ऑफ मैन एंड इमोर्टैलिटी ऑफ नेचर। ये भी वही पॉइंट है दूसरे अल्फाज में, कि इससे एक और हमें फ़र्क पता चलता है कि इंसान जो है वो मॉर्टल है, फ़ानी है, ख़त्म हो जाता है, जबकि उसके मुकाबले में नेचर को अगर हम देखें तो वो लाफ़ानी है इंसान के मुकाबले में। वैसे तो नेचर ने भी बिलाखिर ये सब दुनिया ने ख़त्म हो जाना। अब हम आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज। इसमें इन्होंने जो है हमें क्या दिया है ये पढ़ लेते हैं कि वर्क इंडिविजुअली एंड रिकलेक्ट योर पास्ट इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल थिंग्स ऑफ योर सिटी और विलेज, enlist these all and also write the changes that have taken place now, share all these with the class। अच्छा, ये एक्सरसाइज में आपने ख़ुद जो है वो लिखने हैं वो पॉइंट्स के आपके बचपन से लेके अब तक जितनी भी आपकी एज है उसमें आपके इन्वायरमेंट में आपने क्या तब्दीलियाँ आती देखी हैं। मुमकिन है आपके
सराउंडिंग में कुछ जो है मकानात टूट कर नए बन गए हों, या कुछ प्लाजाज में तब्दील हो गए हों, या किसी जगह कोई बिल्डिंग टूट कर कोई मॉल बन चुकी हो, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें आप इसमें अपनी चाइल्डहुड मेमोरी या चाइल्डहुड से लेके अब तक की जो चेंजेस आपने नोट की हैं वो लिख सकते हैं। अगला इसमें 2.2 है, ये राइटिंग से मुतालिक है। राइटिंग को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ राइटिंग एक्सरसाइजेस को ही फोकस किया जाएगा। वैसे यहाँ इन्होंने जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसे के हवाले से बात की है। मैं जनरली बता दूँ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसे इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एसे पास्ट के उसके सीन्स को और प्रेजेंट के सीन्स को जो है वो कंपेयर कंट्रास्ट कर रहा है, तो हम भी इस तरह से लिख सकते हैं। इसने इसका फॉर्मेट बताया कि आप इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप जो एसे है आपका जो लिखना चाह रहे हैं उसके मेन पॉइंट्स आप बताते हैं ताकि पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि ये एसे किस बारे में है। बॉडी में आप उसकी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। अब बॉडी के अंदर आप 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, या जितनी भी लेंथ आप उसमें रखना चाहें। उसमें आप कंपैरिजन दे रहे होते हैं, उसमें हर पैराग्राफ के अंदर कोई टॉपिक डिफरेंट थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, ये उसकी डिटेल्स उसने दी हैं। और आखिर में कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपने जो ऊपर बात की थी उसको आप दूसरे अल्फाज में रिपीट करते हैं, ये बताते हुए कि जो बातें अपने दरमियान में डिस्कस की हैं उससे ये साबित होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इसी कंपेयर कंट्रास्ट से मुतालिक, जिनको आप यूज़ करके एक कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं इसको डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसको मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। यहाँ इसी से रिलेटेड इन्होंने एक हमें ऐसे दिया है सैम्पल के तौर पर, और यहाँ कहा है कि लुक एट द कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब इंट्रोडक्शन में किस तरह से इन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और बॉडी में किस तरह से इन्होंने डिस्कस किया है, सिमिलैरिटीज़ किस तरह से बताई हैं, कनेक्शन यानी कनेक्टर्स यूज़ किए हैं, वो वर्ड्स जो दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, और किस तरह इन्होंने डिफरेंसेस बताए, ये सारे इन्होंने एलिमेंट्स को यहाँ करके बताया हुआ है। और आखिर में कंक्लूजन, और कंक्लूजन में कहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, इसको मैं तफसील से आपको अलग से वीडियो में बता दूँगा। यहाँ पर एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है कि वर्क इंडिविजुअली एंड आइडेंटिफाई सम एलिमेंट्स ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इन दी गिवन एसे बिलो। वन सिमिलैरिटी बिटवीन, जैसे ये ऐसे शुरू हो रहा है, हाउएवर इसमें वर्ड आ रहा है, अनदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है अगले पैराग्राफ में, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं कि जो कंपेयर कंट्रास्ट में यूज़ होते हैं। एक्सरसाइज 3 में 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ, तो अगेन कंपेयर कंट्रास्ट है। फिजिकल गेम्स वर्सेस ऑनलाइन गेम्स, तो ये तमाम टॉपिक्स इन्होंने कंपेयर कंट्रास्ट दिए हुए हैं। आप किसी भी एक टॉपिक को लिख कर उसमें जो पीछे दिए गए एलिमेंट्स हैं या जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उनको यूज़ करके कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है इसकी ओरल कम्युनिकेशन, और ये तमाम यूनिट्स में इस तरह से इन्होंने ओरल कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये इसमें जो गिवन फ्रेजेस हैं वो सीखने चाहिए ताकि आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर हो सके। अब यहाँ इन्होंने जो टॉपिक इसका दिया है वो है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करते हैं या कोई आइडिया किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या वोकैबलरी या क्या वर्ड्स होते हैं कि जिसके ज़रिए से हम उस बात को एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। फ्रेजेस टू शेयर एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन और आइडिया, कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें जो एक्साइटमेंट वाली हो, जो सामने वाले के लिए दिलचस्पी का बायस हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स दिए हैं कि आई हैव गॉट अ बिट ऑफ न्यूज़ टू टेल यू। अब न्यूज़ का मतलब ही वो होता है कि जो सामने वाले को पहले इल्म ना हो और उसको वो सरप्राइज़ कर दे। ठीक है, तो आई हैव गॉट अ बिट ऑफ अ न्यूज़ टू टेल यू। अगला पॉइंट है इसका, आई हैव गॉट सम ग्रेट ब्रिलियंट वंडरफुल न्यूज़ फॉर यू। अब यहाँ ग्रेट ब्रिलियंट वंडरफुल इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लगाकर आप उस चीज़ को और ज़्यादा एक्साइटमेंट और अपनी जो है एक्सप्रेशन की जो शिद्दत है उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका है फ्रेजेस टू रिस्पॉन्ड टू एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन। अब कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे, कोई ऐसी जो एक्साइटिंग हो, आपको सरप्राइजिंग लगे, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसके लिए कुछ इन्होंने वर्ड्स दिए हैं कि व्हाट अ फैंटास्टिक, या व्हाट अ गुड, या व्हाट अ ब्रिलियंट, या व्हाट अ ग्रेट, या व्हाट अ वंडरफुल, या व्हाट अ स्प्लेंडेड आइडिया। अब यहाँ फैंटास्टिक, गुड, ब्रिलियंट, इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग वर्ड आप उठाकर ये यूज़ करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी ऐसी ख़बर पर जो आपको सरप्राइजिंग या बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगे। इसी तरीके से है दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, ये भी आप कह सकते हैं अगेन ऐसी बात के जवाब में कि जो, या ऐसी खबर के जवाब में जो आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगे। आई एम ग्लेड टू हियर दैट, ये भी कह सकते हैं। और खाली ग्रेट, ये बहुत से वर्ड्स हैं जो हमने सुने होते हैं। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल के सेंस में होता है। सुपर्ब, साउंड्स ग्रेट, लकी यू,
ओ हाउ वंडरफुल। तो ये सारे वो एक्सप्रेशंस हैं कि जो आप किसी एक्साइटिंग न्यूज़ के रिस्पॉन्स में यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि फ्रेजेस टू शेयर बैड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। अब कोई ऐसी खबर जो ज़ाहिर है सामने वाले के लिए अच्छी ना हो तो उसको हम शेयर करें, तो वहाँ की क्या वर्डिंग हो हमारे लिए प्रॉपर, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें। इसमें है पहला कि आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट सम बैड न्यूज़। अब यहाँ अफ्रेड जो है वो एक माजरत के सेंस में हम लेते हैं इसको, यहाँ डरने वाला सेंस नहीं होगा इसका। जिस तरह हम कहते हैं आई एम सॉरी, तो ये वही सेंस है यहाँ पर। आई एम अफ्रेड आई हैव गॉट अ बैड न्यूज़ फॉर यू या बैड न्यूज़ टू टेल यू। इसमें है आई एम वेरी सॉरी टू से दिस दैट। अब दिस दैट ये जो है आगे दैट के साथ हम कोई जुमला पूरा बनाएंगे, जैसे आई एम सॉरी टू से दैट दिस मशीन इज़ नॉट रिपेयरेबल, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट है आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। ये थोड़ा सा फॉर्मल अंदाज होता है। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस, वही सॉरी का सेंस है। तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ये अफसोस के साथ मैं आपको ये बताता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट है इसमें रिस्पॉन्डिंग टू डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन, कि कोई ऐसी खबर जो आपको मिले जो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो, सैड हो, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ उसके लिए कुछ फ्रेजेस हैं। आई एम ऑफली सॉरी दैट, आई एम सॉरी टू हेयर दैट, आई एम सॉरी टू हेयर सच टेरिबल न्यूज़, माई गुडनेस। ये इस तरह के बहुत से वर्ड्स हैं जो हम मूवीज़ में या इवन वीडियोज़ में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आई कॉन्ट बिलीव इट, आई नो हाउ यू मस्ट बी फीलिंग। जिस तरह हम कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप इस वक्त कैसे क्या फील कर रहे होंगे। इस तरह के वो सारे फ्रेजेस हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। असल में ये एक्सरसाइज देने का मतलब ये है कि जो हमें ऑलरेडी आते हैं इस तरह की वर्ड्स, 2 3 4 फ्रेजेस आते हैं, उस वोकेबलरी में इजाफा हो, कि हम और ज़्यादा वैरायटी हो हमारे पास एक्सप्रेशन की, और ज़्यादा वैरायटी हो कि किस मौके पर क्या वर्ड ज़्यादा सूटेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर है इसमें दैट मस्ट बी ऑफुल, ओ डियर, टू बैड, दैट्स ऑफुल, या दैट्स अ पिटी, या दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो किसी भी बैड न्यूज़ के रिस्पॉन्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें ये जो पीछे वर्ड्स बताए गए थे उनको एक कम्युनिकेशन में या एक कॉन्वर्सेशन में यूज़ करके बताया है। फर्दर ये उनकी सारी डिस्कशन है, उसके अंदर इसमें सिर्फ आपने जो नोट करना है वो ये है कि जो ऊपर दिए गए फ्रेजेस हैं वो किस तरह से यूज़ हुए हैं एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब आगे आ जाइए, एक्सरसाइज 2 इन्होंने इसकी दी है। अगेन इसमें इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं कि इन टॉपिक्स को लेकर आप आकाश और धरती की तरह से अपनी कॉन्वर्सेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी क्लास एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या आपके टीचर्स आपको फर्दर गाइड करेंगे इस हवाले से। नंबर 3 एक्सरसाइज इसकी कि रिमेंबर टू यूज़ फ्रेजेस गिवन अबव, ये उसी से रिलेटेड है जो ऊपर इन्होंने बताया है। अब आ जाइए ग्रामर। ग्रामर के फर्स्ट यूनिट में इन्होंने हमें टॉपिक दिया था पंक्चुएशन में कॉलन, और इस बार ग्रामर में जो हमें पंक्चुएशन का टॉपिक दिया है वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पंक्चुएशन सीरीज़ के वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिसमें सेमी कॉलन को मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स। तो बजाय इसके कि इसको हम यहाँ डिस्कस करें, वहाँ उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको इसको मुकम्मल तौर पर ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं, मैंने उसको वहाँ बहुत सिंपल और प्लेन अंदाज से विद एग्जांपल्स समझाया है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उसमें सेमी कॉलन के टॉपिक को तलाश करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने सेमी कॉलन की ही जो है सेमी कॉलन से ही रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी है जिसमें एरर्स हैं कि हमने सही सेमी कॉलन्स को कहाँ यूज़ करना है। तो जब आप वो वीडियोस देखेंगे उसके बाद इस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट आप करेंगे और इसमें फिर आपको वो तमाम एरर्स समझ आ जाएंगे। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपकी लर्निंग हो, बजाय इसके कि मैं तमाम एक्सरसाइजेस खुद से सॉल्व करके आपको अगर दे देता हूँ तो उसमें आपने क्या सीखा ये कुछ जो है अंदाज़ा नहीं होगा। तो लिहाजा आपकी लर्निंग जो है टारगेट है, आपकी लर्निंग ही मकसद है इन तमाम वीडियोस का। और जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है तो वहाँ बिल्कुल मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा, और जहाँ आपकी ख़ुद के करने की चीज़ है जो ताकि आपकी अपनी लर्निंग इन्हांस हो तो वहाँ आपने वो चीज़ें खुद करनी है। और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है इसमें रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। वर्ब की हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और जो एक्चुअल इनकी ग्रामर में टर्म्स होती हैं वो होती है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। उसमें क्या होता है कि हम 2 तरह के हमें वर्ब्स मिलते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स को आप सिंपल इस अंदाज से समझ सकते हैं कि वो वर्ड्स या वो वर्ब्स जिनकी फॉर्म हम जब चेंज करें तो उसमें हमें सिर्फ डी या ईडी लगाना हो, तो वो हमारे होते हैं रेगुलर वर्ब्स।
जबकि इरेगुलर वर्ब्स में डी या ईडी के साथ हम वर्ब फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, उसको हमें मेमोराइज करना होता है क्योंकि उसकी फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, यानी डी या ईडी के साथ हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दी है, आई वॉकड टू द स्टोर। अब यहाँ वॉक जो वर्ड होता है बेस वर्ड, उसमें ईडी का इजाफा कर दिया है, तो लिहाजा ये वर्ब की फॉर्म सेकंड करके इन्होंने इसको यूज़ किया है। और इसी तरीके से नीचे आई हैड वॉकड टू द स्टोर, और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ जब वॉकड को लगाया तो यही फॉर्म जो है वो एज ए थर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। तो यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म को जब हमने वॉक को चेंज करना है तो उसमें हमने ईडी का इजाफा किया है और इस तरह से इसकी फॉर्म चेंज हो गई। यहाँ इन्होंने समझाया है कि वॉक इज़ द सिंपल पास्ट फॉर्म और वॉक इज़ नाउ इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी हैव हैड या हैज़ के साथ अगर वर्ब की फॉर्म हम लगाते हैं विद ईडी तो वो थर्ड फॉर्म में काउंट होती है। तो इसको सिंपल समझ लें कि वॉक इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड वॉक्ड यानी फर्स्ट जो वॉक्ड है वो पास्ट फॉर्म हो जाएगी और जो सेकंड वॉक्ड ईडी के साथ आ रहा है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ इन्होंने इरेगुलर वर्ब का समझाया है कि अ वर्ब विच डज नॉट फॉर्म इट्स पास्ट वर्ब बाय एडिंग द यूजुअल ईडी एंडिंग, यानी वो वर्ब जिसमें ईडी एंडिंग हम नहीं लगा सकते वो आपका इरेगुलर वर्ब होता है। द इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म डिफरेंट स्पेलिंग्स इन देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, यानी उसकी डिफरेंट स्पेलिंग होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अंदर। और बाज़ ऐसे हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड सेम हो सकती है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, ईडी या डी के साथ हम इसको नहीं बना सकते। इसकी एग्जांपल देख लें, आई वेंट टू द यूएस बाय प्लेन, माई फ्लाइट हैज़ टेकन 6 आवर्स और आई फेल्ट हैप्पी व्हेन आई अराइव्ड। तो वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है गो की, टेकन जो है वो थर्ड फॉर्म है टेक की, और फेल्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है फील की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है? तो एक चीज़ ध्यान में रख लें कि सेकंड फॉर्म हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी हम कोई हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं लगाते। अगर जहन में आता है वॉज या वर, तो वॉज या वर भी हम नहीं लगाएंगे सेकंड फॉर्म के साथ। और थर्ड हमें कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड फॉर्म है? एक तो इसकी फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो डिफरेंट ना हो सेकंड से, तो हम पहचानेंगे कि उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव हैज़ होगा, या वॉज वर हो सकता है पैसिव के अंदर, या इज़ एम आर हो सकता है। ठीक है, हैड भी हैव हैज़ हैड या इज़ एम आर या वॉज वर। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसको थर्ड फॉर्म के साथ लेते हैं। यहाँ इन्होंने इसी को एक्सप्लेन किया है कि मेनी वर्ब्स आर इरेगुलर इन इंग्लिश लैंग्वेज, द लिस्ट ऑफ सम इज गिवन बिलो। नीचे इन्होंने एक आगे लिस्ट दी है, एन इरेगुलर वर्ब डज नॉट टेक ईडी एंडिंग। और जो चीज़ जहन में आपने रखनी है वो ये है कि रेगुलर वर्ब ईडी के साथ होता है, इरेगुलर वर्ब ईडी के बगैर। यहाँ ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दी हुई है, दो इसके अलग अलग कॉलम्स हैं। तो पहले में इन्होंने बी दिया है, बी का मतलब आप समझें इज़ एम या आर को बी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको इज़ एम आर प्रेजेंट में समझेंगे। ये प्रेजेंट में इसको देखते हैं तो पास्ट इसका हो जाएगा वॉज वर, और थर्ड इसका हो जाएगा बीन यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसी तरीके से बी की ही सीरीज़ में नीचे बेयर, बोर, बॉर्न, बीट, बीट, बीटन, यानी बीट बीट फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड जो है इसकी बीटन है। अगेन ये पहचान कैसे हो कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है या सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है? तो हम फिर उसको कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। जैसे हम कहें कि अली बीट अहमद इन चेस। अब अली एक सिंगुलर वर्ब है, अगर ये प्रेजेंट होता तो हम इसको बीट्स करते, लेकिन हमने चूंकि बीट्स नहीं किया, सिंपल बीट लगाया, तो हम समझ जाएंगे कि ये सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज़ हुआ है। और फिर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि ये बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की हो रही है। इसी तरह बिकम, बिकैम, बिकम, ऐसी भी फॉर्म्स हो सकती हैं कि फर्स्ट और थर्ड सेम हो, सेकंड डिफरेंट हो। तो ये तमाम जो लिस्ट है ये आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है, और इन वर्ड्स को आप किसी रूल के तहत नहीं समझ सकते कि क्यों वहाँ जो है उसकी फॉर्म इस तरह से आ रही है। तो ये मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं। इसको मैं स्किप करके आगे आता हूँ। आगे इन्होंने हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें मिस्टेक्स हैं वर्ब फॉर्म की, तो यहाँ इसको हम पढ़ लेते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, स्पॉट एरर्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो हमने जो इसमें करना है वो एक तरह से एडिटिंग करनी है, करेक्शंस जो इसमें करने की ज़रूरत है उनको करना है। पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये मैं पूरा नहीं करूँगा, इसके सिर्फ 2 सेंटेंसेस मैं आपको सैम्पल के तौर पर करके बता रहा हूँ। इसमें है कि रॉबर्ट गॉडर्ड वॉज बोर्न इन 1882। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही बिकम इंटरेस्टेड इन फायर क्रैकर्स। अब यहीं अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं तो ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब फॉर्म आई है और बात हो रही है ही वॉज बोर्न, व्हेन ही वॉज, इट मीन्स के पास्ट की बात चल रही है। अब पास्ट में हमने बिकम को देखना है कि क्या इसकी फॉर्म दुरुस्त है। तो अगर हम लिस्ट पर आएँ
तो हम इसमें देखते हैं कि बिकम फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें चाहिए पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म बिकेम। तो लिहाजा ये बिकम जो है यहाँ एरर है, तो लिहाजा हमने ये देखना है कि यहाँ ये जो फॉर्म है वो गलत यूज़ हुई है। इसको करेक्शन हम कर देंगे, इसको हम कर देंगे बिकेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टेड इन फायर क्रैकर्स एंड थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेवल, स्पेस ट्रेवल। अब थिंक जो है अगेन ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। यहाँ देखते हैं अगर ये वर्ड हमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन बहरहाल इसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि ये वर्ड्स आपको मेमोराइज़ करने हैं और सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसकी लिस्ट आपको जो है नेट से गूगल कर सकते हैं, इरेगुलर वर्ब्स लिस्ट। इस तरह से आप उसको सर्च करेंगे तो आपके पास एक अच्छी जो है वर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी। 100-150 वर्ड्स ये जितने भी हों मैक्सिमम उसको याद कर लें। इसमें ज़्यादातर जो कॉमन वर्ड्स हैं ख़ासतौर पे जैसे ये थिंक है, ये इसकी आपको सेकंड फॉर्म वहाँ देखनी होगी, और सेकंड फॉर्म है इसकी थॉट, THOUGHT। यहाँ जो वर्ब फॉर्म की मिस्टेक है इसको आप करेक्ट करेंगे। अगला सेंटेंस है इसका कि ही लेटर बिकेम। अब यहाँ इन्होंने बिल्कुल ठीक यूज़ किया है बिकेम, क्योंकि सेकंड फॉर्म ही आनी है। ही लेटर बिकेम अ फिजिक्स प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी, इन हिज फ्री टाइम ही बिल्डेड। अब यहाँ प्रॉब्लम है इस वर्ब फॉर्म के साथ। हम देखते हैं कि यहाँ अगर इन्होंने ये बिल्ड वर्ड दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो बिल्ड इज़ द फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड जो हमने लेनी है वो है बिल्ट, और थर्ड भी इत्तेफाक से इसकी बिल्ट ही है। तो हमने जो यूज़ करना है वो उसको बिल्डेड की जगह बिल्ट। सो ही बिल्ट रॉकेट्स एंड टुक देम टू द फील्ड बट डिडंट फ्लाई। ठीक है, चलें एक सेंटेंस और देख लेते हैं। व्हेन ही वेंट बैक। अब यहाँ वेंट बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म वेंट बैक टू हिज यूनिवर्सिटी आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट्स, द अदर प्रोफेसर्स लाफ एट हिम। अब लाफ जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है, जबकि हमें चाहिए इसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। अब लाफ जो है रेगुलर वर्ब है, तो लिहाजा हमने इसमें सिर्फ क्या कर देना है, ईडी का इजाफा कर देना है। सो द अदर प्रोफेसर्स लाफ्ड एट हिम। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने करना है। इसमें मैं सिर्फ आपको वर्ब्स अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वर्ब जो दुरुस्त है उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, यानी कि जैसे रॉट है ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिलीव्ड यहाँ दुरुस्त है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वर्ब की वो फॉर्म जो टू के साथ जुड़कर आए। अब टू के साथ आने वाली फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म। तो इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म वैसे ही आती है जैसे कि वो फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वो फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ही आती है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम चेंजेस करेंगे सिर्फ वर्ब की उस फॉर्म में जो टू के बग़ैर आई हो। ठीक है, तो टू के साथ आने वाली फॉर्म को हम वैसे ही रहने देंगे, तो लिहाजा ये करेक्ट है। यहाँ प्रॉब्लम है, इसको आपने करेक्शन करनी है। और फर्दर इसमें है वांट टू प्रूव, तो यहाँ ये आपने देखना है कि ये दुरुस्त है या नहीं है। अगेन ये बिल्ड वाला हम ऊपर कर चुके हैं, जो आप कर लीजिएगा। पुट में प्रॉब्लम है, इसकी फॉर्म क्या यही है, ये रेगुलर वर्ब नहीं है, तो फिर क्या फॉर्म है। ड्राइव ये भी रेगुलर वर्ब नहीं है। और आगे है इसमें फेल्ड, ये रेगुलर वर्ब नहीं है। फर्दर इसमें है ये भी ग्रोड, ये कोई फॉर्म नहीं है वर्ब की, इरेगुलर है ये, इसको आपने देखना है। और मैक की फॉर्म जो है ये रेगुलर वर्ब नहीं है, ये आपने करेक्ट करना है। और ये अगेन वही प्रॉब्लम जो ऊपर आ चुका है। टैक्ट इज़ नो फॉर्म एट ऑल, इसको आपने देखना है, ये इरेगुलर है। तो इस तरह से आपने इसको करेक्शंस करनी है जो मैंने अंडरलाइन की हैं। इसमें शायद मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप जो है उसको देख सकते हैं, यानी जो मैंने अंडरलाइन नहीं किए हैं वो मोस्टली, बल्कि वो सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये टास्क है आपका। इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ एक पैसेज कह लीजिए वो है जिसमें इन्होंने ब्लैंक्स छोड़कर हमें बोल्ड टाइप में वर्ड्स दिए हैं, और यहाँ ये कहा है कि इसकी करेक्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट थोड़ा सा करके बता देता हूँ ताकि आप उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर सकें। इसमें अजरक बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो बताया गया है। इसमें बहुत सी ऐसी वोकैबलरी है कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं तो उनको मैं एक्सप्लेन वैसे नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको जो फोकस होना चाहिए इसमें वर्ब फॉर्म का है। तो हम इसको देख लेते हैं कि अजरक इज़ अ सिंबल ऑफ रिच सिंधी कल्चर एंड आइकॉन ऑफ लव, इट इज़ डिश एज सच थ्रू आउट पाकिस्तान। तो हम क्या लगाएं, इट इज़ अप्रिशिएट या इट इज़ अप्रिशिएटेड। जैसे मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हम वर्ब फॉर्म लेंगे तो वो हमारी
थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल होगी, और अप्रिशिएट इज़ अ रेगुलर वर्ब, तो लिहाजा हमने इसको डी लगा देना है। तो लिहाजा हम इसको यहाँ डी लगाकर फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे। ठीक है, तो आई होप ये गाइड आपको हेल्प करेगी। इसके फर्दर आपने ख़ुद से पढ़कर इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अगेन मैं बता दूं, इसमें बहुत से टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग को आप बार बार अगर तलाश करेंगे तो बेहतर है कि आप फोकस करें सिर्फ इन ब्लैंक्स के ऊपर कि आया यहाँ वर्ब फॉर्म दुरुस्त आई है या नहीं आई है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को अपने तौर पर मुकम्मल कीजिए, और कोई चीज़ इसमें समझ ना आए तो वह आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी इस यूनिट की आखिरी एक्सरसाइज, और आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी, और जो चीज़ें मैंने इसमें जो है नहीं करवाई हैं वो सिर्फ इसलिए कि आपकी लर्निंग उसमें इन्हांस हो, और जहां आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो आप वहां कमेंट सेक्शन में उससे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।